हे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। या शायद मुझे कहना चाहिए कि आज रात के इतिहास सत्र के शांत कोने में आपका स्वागत है। अपनी चाय लीजिए या सच कहूँ तो जो भी आप पी रहे हैं, क्योंकि हम उन कहानियों में से एक में जाने वाले हैं जहाँ प्यार, वफादारी और मौत सब एक ही मेज़ पर आ बैठते हैं। थोड़े अजीब से पर थोड़े लाजवाब भी। आज रात हम योद्धा की विधवा की कहानी से शुरुआत कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वाह, इतिहास की एक और उदास औरत किसी खूनी युद्ध के मैदान के बाद पीछे छूट गई। और हाँ, तकनीकी रूप से ये सही है, लेकिन ये सिर्फ एक विधवा के बारे में नहीं है जो खिड़की के पास काले कपड़ों में विलाप कर रही है, नाटकीय ढंग से बारिश में घूर रही है। ये उस बारे में है जो तब होता है जब आप एक योद्धा से बंधे होते हैं, एक ऐसे आदमी से जो युद्ध के लिए बना है, और फिर जब वो चला जाता है तो आपके पास एक ऐसी प्रतिष्ठा रह जाती है जो उस कवच से भी भारी होती है जिसमें वो मरा था। आज रात हमारा मंच उत्तर मध्ययुगीन सीमांत। कल्पना कीजिए अंतहीन कीचड़, धुएं की गंध से भरी किले की दीवारें और हवा में लहराते झंडे मानो गर्व से भरे हों, लेकिन सच कहें तो थोड़े नम भी। यहाँ युद्ध साफ सुथरा नहीं है, ये गंदा, अंतरंग और क्रूर है। पुरुष मरते ज़रूर हैं, लेकिन महिलाएं इसके परिणामों को झेलती रहती हैं। और एक महिला, हमारे योद्धा की विधवा, बस पृष्ठभूमि में विलीन हो जाने से संतुष्ट नहीं थी। नहीं, वो केंद्र में आने वाली है, चाहे दुनिया तैयार हो या ना हो। तो इससे पहले कि हम घूंघट और विधवा के वस्त्रों में सिसकियां लेने लगे, आइए उस समय के महापुरुष से मिलें, या यूं कहें कि उस पुरुष से जिसकी मृत्यु से सब कुछ गति पकड़ लेगा। जरा सोचिए, एक चौड़े कंधों वाला शूरवीर जो वर्षों की सीमावर्ती झड़पों से कठोर हो गया है। चलिए उसे सर अलारिक कहते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो अगर आप सुबह तलवार चलाते हैं और शाम तक खून से लथपथ हो जाते हैं तो आप एक नाटकीय नाम के हकदार हैं। अलारिक उन शिष्ट दरबारी शूरवीरों में से नहीं है जो अपना आधा दिन कविताएं रचने में और आधा दिन भोज की मेज़ों पर बैठी महिलाओं को देखकर नाटकीय ढंग से आहें भरने में बिताते हैं। नहीं, वो कीचड़ और खून से सना योद्धा है। उसका कवच क्षतिग्रस्त है, उसकी दाढ़ी हमेशा ऐसी दिखती है जैसे खंजर से काटी गई हो, और अगर आप उससे हाथ मिलाएं तो आपको शायद एक हफ्ते तक लोहे और कैंप फायर के धुएं की गंध आती रहेगी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, इसलिए नहीं कि वो कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, वो कुलीन नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो युद्ध के मैदान में दूसरे लोगों का अस्तित्व मिटा देने में माहिर था। क्रूर कुशलता लोगों को दिखाई देती है, और जब वो 30 साल का होता है तब तक लोग उसका नाम फुसफुसाने लगते हैं, मानो वह आधी प्रार्थना और आधी श्राप हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब अलारिक जैसे लोग आखिरकार कीचड़ से बाहर निकलते हैं और अपने जूतों से खून पोंछते हैं, तो उन्हें रेशमी गद्दियाँ या शराब के अंतहीन प्याले नहीं चाहिए होते। उन्हें एक सहारा चाहिए होता है, कोई ऐसा जिसके पास वे वापस आ सकें, कोई ऐसा जिसका स्पर्श उन्हें याद दिलाए कि वे एक युद्ध मशीन से कहीं बढ़कर हैं। और यहीं से वह कहानी में प्रवेश करती है, वह स्त्री जिसे एक दिन योद्धा की विधवा कहा जाएगा। वह सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बनी, वह उसका शांत मोक्ष बन गई, और बाद में उसका श्राप। तो अलारिक जैसा आदमी, एक युद्ध शिक्षित इंसान, एक ऐसी औरत के साथ कैसे जुड़ता है जिसे अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी विधवा के रूप में याद किया जाएगा। यह शुरुआत ज़्यादातर मध्ययुगीन शादियों की तरह चांदनी रातों की कविताओं से नहीं, बल्कि एक सौदे से होती है, क्योंकि उस ज़माने में शादियां सिर्फ प्यार के बारे में नहीं होती थीं। अगर कुछ भी हो तो प्यार एक अतिरिक्त मसाला था, मुख्य व्यंजन नहीं। असली खाना, ज़मीन, रिश्ते और यह सुनिश्चित करना कि आपके बच्चे भूखे न मरें। अलारिक कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुआ था, याद है। इसका मतलब था कि जब वो ऊंचे परिवारों के दरवाजे खटखटाता था तो वे उसे बेटी देने के लिए दरवाजे नहीं खोलते थे।
लेकिन उसके पास कुछ और था, प्रतिष्ठा। वो आदमी था जिसके बारे में राजा फुसफुसाते थे जब उन्हें दीवारों पर धावा बोलने या विद्रोहियों को कुचलने की जरूरत होती थी। वो अपने साथ खतरा लेकर चलता था और उस क्रूर दौर में वो एक तरह की मुद्रा थी। और फिर वो थी, चलो उसे इसोल्डे कहते हैं क्योंकि सच में यह सही लगता है। इसोल्डे कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जिसके बाल 15 नौकरानियां संवारती रहती। वो चतुर, तेज नज़र वाली और अपने परिवार की चिढ़ के बावजूद ज़्यादा आज्ञाकारी नहीं थी। ताने बाने और रस्मों के पीछे भी उसमें एक मजबूती थी। शायद इसीलिए जब एलरिक किसी युद्ध से खून से लथपथ आया और उसने कुछ ऐसा कहा, मुझसे शादी कर लो और तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, तो वह उसके मुंह पर नहीं हंसी, बल्कि उसने उसे देखा, मिट्टी और जख्मों के नीचे छिपा हुआ सौदा। एक ऐसा आदमी जो उसके परिवार की घटती जागीर की रक्षा कर सके और बदले में वह उसे वैधता दे सके, समाज के लिए एक सहारा, न कि सिर्फ एक और कीचड़ से सना हुआ शिविर। तो समझौता हो गया, गुलाबों और मधुर संगीत से नहीं, बल्कि स्याही, मोम और एक ऐसे हाथ की थाप से जिससे शायद हल्की सी स्टील की गंध आ रही थी। बेशक किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों सचमुच एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही नहीं, बल्कि जलना भी इस तरह से सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके बीच तालमेल नहीं होना चाहिए था। और यहीं से त्रासदी शुरू होती है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो युद्ध के लिए बना है, तो आप उसकी अनुपस्थिति से भी प्यार करना सीख जाते हैं। अगर आपने कभी युद्ध के मैदान में भोर देखी हो, जानते हैं वो ठंडी धूसर नीली घड़ी जब चिड़ियाओं भी चहचहाने की जहमत नहीं उठाती, तो आप समझ जाएंगे कि युद्ध से पहले की रातें अलारिक और इसोल्डे के लिए सबसे कीमती मुद्रा क्यों बन जाती थीं। वह अभियानों के बीच घर आता तो अधमरा सा, घोड़े के पसीने और खून की गंध से भरा, उसके हाथ जख्मों से भरे होते जिन्हें वह अब और समझाने की जहमत नहीं उठाता। और वह उस तरह की नहीं थी जो यह दृश्य देखकर चीखती या बेहोश हो जाती, बल्कि उसकी एक रस्म थी। वह उसके कवच के टुकड़े टुकड़े करके उसे अलग रख देती और हर घाव और चोट पर अपनी उंगलियां ऐसे फेरती जैसे वह उसके बचने का नक्शा याद कर रही हो। ये रातें प्यार के बड़े बड़े इजहार नहीं थीं, वे फुसफुसाहटें थीं, चुराई हुई सांसें थीं। दो लोगों का वह उन्मत्त आलिंगन था जो दोनों जानते थे कि सूर्योदय सब कुछ छीन सकता है। वह कभी कभी धीमे और कर्कश स्वर में हंसता कि वह युद्ध के मैदान में मरने के बजाय उसके बिस्तर पर मरना ज़्यादा पसंद करेगा। वह आंखें घुमा लेती, लेकिन उसके हाथ और भी कस जाते, मानो वह अपनी इच्छा शक्ति से उसे यहाँ टिकाए रख सकती हो। और यहाँ एक गहरी विडंबना है, प्यार जितना ज़्यादा गर्म होता, अगली सुबह उतनी ही ठंडी होती, क्योंकि वह हमेशा खाली तकिए के साथ जागती, चादरें अभी भी गर्म होती और उसे पता होता कि उसका पति बाहर है, हाथ में तलवार ली, फिर से मौत से जुआ खेल रहा है। इससे भी बुरा क्या होता? कैंप में फुसफुसाहट, मार्च के साथ साथ कस्बों में औरतें। अलारिक अंधा नहीं था और न ही वह संत था, लेकिन वह हमेशा उसके पास लौट आता था, हमेशा, जो कुछ मायनों में ज़्यादा दुख देता था, क्योंकि वापस आने का मतलब था कि हमेशा जाना ही होगा। और हर बार इसोल्डे खुद से यही सवाल पूछती, चुपचाप अंधेरे में कौन सी रात उनकी आखिरी होगी? स्पॉइलर अलर्ट, उनमें से एक होगी। जिस सुबह यह खबर आई वह तूफानी, नाटकीय या रक्त लाल आसमान वाली नहीं थी। ये तो लगभग दया ही होती। नहीं, ये उन भ्रामक रूप से उज्जवल सुबहों में से एक थी। झिल्लिकों से छन कर आती धूप, कहीं कोई चिड़िया बहुत ज़्यादा खुशी से गा रही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इसोल्डे ने दरवाज़ा खोला तो पाया कि उसका पति नहीं, बल्कि उसका एक आदमी है। और बात यह है, जब सैनिक बुरी खबर लेकर आते हैं तो उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं होती, सन्नाटा ही उनके लिए काम कर देता है। उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसकी आंखों ने उसे सब कुछ बता दिया। एलारिक चला गया था। कोई शानदार आखिरी लड़ाई नहीं, कोई महाकाव्य कथा नहीं जिसे पत्थर पर उकेरा जाए, बस एक और अनाम घाटी में एक और अनाम टकराव, जहाँ इस्पात का मांस से मिलन हुआ
और वह वापस ऊपर नहीं आया। अब मध्य युग में दुख एक पूरा नाटक था। घूंघट, विलाप, जुलूस। आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप इसे नाटक की तरह दिखाएंगे, लेकिन इसोल्डे, वह गिरी नहीं, चीखी नहीं। इसके बजाय उसने कुछ और भी भयानक किया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, मानो उसके दिल के धड़कने से पहले ही उसके शरीर ने समझ लिया हो। उस रात बाद में जब घर शांत हो गया और नौकरों ने उस पर झांकना बंद कर दिया, तो वह आखिरकार टूट गई। सिसकियों से नहीं, बल्कि इस धीमी कर्कश आवाज से, आधी गर्जना, आधी चीख से। क्योंकि मौत पर गुस्सा कैसे आता है, हवा को कैसे नोचते हैं। उसने खुद को उसके लबादे में लपेट लिया, जिसमें से अभी भी पसीने, चमड़े और लोहे की हल्की सी गंध आ रही थी, और उसने उसे कई दिनों तक नहीं उतारा। बिस्तर बहुत बड़ा लग रहा था, सन्नाटा बहुत जोरदार था, और फर्श की हर चरमराहट उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह कीचड़ से सने जूतों समेत अंदर आएगा और इस बात पर मुस्कुराएगा कि मौत उसे पकड़ नहीं सकती। लेकिन इस बार वह सचमुच वापस नहीं आ रहा था, और उस पल इसोल्डे एक पत्नी नहीं रही। वह वही बन गई जिसके रूप में इतिहास उसे याद रखेगा, विधवा। वह महिला हमेशा के लिए एक योद्धा के भूत से बंधी हुई है। तो मध्ययुगीन राजनीति की यही बात है। एक मरा हुआ आदमी अपने पीछे सिर्फ एक कब्र ही नहीं, बल्कि एक सत्ता का शून्य भी छोड़ जाता है। और सत्ता का शून्य ये गिद्धों को आकर्षित करते हैं। अलारिक की ज़मीनें, उसके सैनिक, उसके सहयोगी, ये सब अचानक पके फल की तरह लटकने लगे। पड़ोसी सरदारों ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कुछ तो अंतिम संस्कार के समय विनम्रता से मुस्कुरा रहे थे, जबकि वे पहले से ही चर्मपत्र पर दावे तैयार कर रहे थे। क्यों ना हो, एक विधवा को युद्ध के मैदान में कदम रखने की बजाय चुपचाप काले घूंघट और प्रार्थनाओं में खो जाना चाहिए था। लेकिन इसोल्डे को यह बात समझ नहीं आई। जब यह बात फैली कि उसके पति के झंडे डगमगा रहे हैं, तो उसने पहला कदम उठाया। वह उनके किले की प्राचीर पर चढ़ गई, शोक के काले कपड़े नहीं, बल्कि उसके युद्ध के लबादे में, और सैनिकों को इकट्ठा किया। कल्पना कीजिए, मुश्किल से 5.5 फुट लंबी एक महिला बूढ़े दिग्गजों की भीड़ के ऊपर खड़ी अपनी आंखों से उन्हें वहां से चले जाने की चुनौती दे रही थी। और यहाँ अजीब बात है, वे वहां से नहीं गए। शायद यह अलारिक के प्रति वफादारी थी, शायद यह उसकी विधवा को वहां खड़े होते देखने की निडरता थी, जहां किसी औरत को खड़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुरुष एकजुट हो गए उसके लिए। इतिहास कहता है कि वह कोई महान रणनीतिकार नहीं थी, कम से कम शुरुआत में तो नहीं, लेकिन उसके पास रणनीति से भी ज़्यादा डरावनी चीज़ थी, दृढ़ संकल्प। वह संकल्प जो रातों की नींद हराम करने और एक ऐसे लबादे को थामे रहने से पैदा होता था जो अब उसे गर्म नहीं कर रहा था। वह ऐसे लड़ी जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो, क्योंकि सच तो यह था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। कुछ ही हफ्तों में उसकी सुरक्षा की परीक्षा लेने के लिए भेजे गए छापामार दल टूटकर वापस आ रहे थे और उसकी विधवा के अंदर अलारिक के भूत के बारे में फुसफुसा रहे थे। बात तेजी से फैल गई। वह महिला पीछे नहीं हट रही थी, वह अपनी जंग का ऐलान कर रही थी, और यहीं से किसी भी युद्ध क्षेत्र से ज़्यादा उसकी कहानी शुरू हुई। एक शोकाकुल पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा की विधवा के रूप में, जिसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था।